हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज 8 मार्च 2024 के पेपर को देखते हैं और इसमें आज की मुख्य मुख्य खबरों को हम देखेंगे। पहली खबर है, पहले पेज पे कुछ जो मुख्य खबरें हैं तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई। तो पहली खबर है, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, अब ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख। तो सब कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं कल कुछ। तो 1 जनवरी से ये लागू होगा। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों तथा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को इससे लाभ मिलेगा, जिससे कुछ ठीक है, महंगाई भत्ता बढ़ जाने से जो कुछ उसमें फ़ायदा होगा, सैलरी बढ़ जाएगी उन लोगों की थोड़ा बहुत 4%। यूक्रेन रूस की लड़ाई में भारतीयों की भर्ती के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। तो इसमें ये पेपर 2 से जीएस के पेपर 2 में काम आ सकता है। इसके अलावा ये GS1 में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से GS1 में सोशल इशू का मुद्दा, या GS2 के सोशल इशू और GS1 में इंडियन सोसाइटी किस तरह से संबंधित हो सकता है ये मुद्दा। कि देखिए, इसमें अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस की सेना में भर्ती कराने के बड़े रैकेट का सीबीआई ने पर्दाफाश किया है। तो यह रैकेट दिल्ली, तिरुवनंतपुरम से लेकर दुबई तक फैला था। इस सिलसिले में सीबीआई ने मानव तस्करी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 7 शहरों के 13 ठिकानों पर छापा मारा है। ठीक है, तो इससे जो है ये चीज़ें हुई हैं। जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की यात्रा हो रही, उसमें उन्होंने 370 से जो है वहाँ विकास जो हुए हैं उसको रेखांकित किया और 6400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वहाँ पे शुभारंभ किया। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जो है कहा है कि किसानों को किसानों के बच्चों को जो है ये ढाल बना रहे हैं। और जो वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में जो किसान प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता से जो मदरसे चल रहे हैं करीब 8,500-9,000 करीब, तो वो बंद होंगे। और इसके अलावा भारतीय युद्धपोत ने इसको हम INS कलकत्ता, इसको आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है पेज 11 पे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। बेंगलोर में पानी के संकट हुआ है। तो इसके अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है। यूक्रेन जो महंगाई भत्ता 4% बढ़ा है, इसके अलावा यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जो भारतीय रैकेट जो था, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे भारतीयों को शामिल किया गया है रूसी सेना में यूक्रेन के विरुद्ध लड़ाई में। तो ये इस चीज़ को देखेंगे। पहली इम्पोर्टेंट वही खबर है पहले पेज से। और बाकी यूपी में जो कुछ मदरसे जो चल रहे हैं बिना मान्यता प्राप्त, वो बंद किए जाएंगे। केजरीवाल जी जो है उनको कोर्ट ने जो है अपर्याप्त आधार हैं उनकी गिरफ्तारी के। तो बाकी दूसरे पेज तो दूसरा पेज तो दिल्ली की ही न्यूज रहती हैं। तो कोई पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पहले नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
देश की पहली बार दिए जा रहे हैं। 1.5 लाख नामांकन आए और 10 लाख वोट डाले गए हैं, ठीक है। तो कल वाले न्यूज़पेपर में ये रहेगा किसको किसको क्या क्या मिलेगा, तो इसको कल कवर करेंगे। आज ये देख लेते हैं कि आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री पहले नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा कि विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया में थे, अभी वो जापान की यात्रा पे गए हैं। 2020 में सीमा में हुई खूनी सैन्य झड़प के लिए चीन जिम्मेदार, जयशंकर बोले हैं। और ये जापान में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक विस्तारवादी रवैये पर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर निशाना साधा। साथ ही कहा कि इस महासागरीय क्षेत्र में शांति, संपन्नता व स्थिरता के लिए जापान भारत का एक स्वाभाविक साझेदार देश है। जयशंकर अभी जापान की यात्रा पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात की और रणनीतिक वार्ता की। इस वार्ता में बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर और पे वहाँ पे दक्षिण कोरिया में भी चर्चा हुई है, समझौता हुआ है भारत का। सेमीकंडक्टर वीज़ा प्रदान करने में सहूलियत देने समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने इस बैठक में कहा कि भारत जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण देश हैं और दोनों ही इस क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनज़र अपना कर्तव्य दायित्व पूर्ण तरीके से निभाने को तैयार है। इस बयान से कुछ ही घंटे पहले जयशंकर ने टोक्यो में रायसीना डायलॉग के तहत आयोजित कार्यक्रम में चीन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ लिखित समझौते का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से 2020 में पूर्वी लद्दाख के इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी। जयशंकर ने हिंद प्रशांत की क्षेत्र की स्थिति में विस्तार से अपने विचार रखे, ठीक है। तो जयशंकर की यात्रा जो है पूर्वी देशों की ओर हो रही है, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान। चुनावी बांड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले न्यूज देखी थी कि एसबीआई ने जो चुनावी बांड जारी करने थे वो अब 30 जून का समय मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था। तो उसी पे अवमानना नोटिस जारी हो गई है, याचिका दायर हो गई है एसबीआई के खिलाफ। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। इससे मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की सूचना साझा करने के शीर्ष कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन न करने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में कहा गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर अंतिम समय में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से आदेश के अनुपालन का समय 6 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की। इसको हम लोगों ने देखा था ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी लोकसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक ना हो। तो ये जानकारी देनी थी 6 मार्च तक का, उसका 30 जून का समय मांगा है एसबीआई ने। सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड तलब किए। ये हुआ। भू राजनीतिक स्थिरताओं से भारत की चुनौतियां बढ़ी। स्थितियों से भारत की चुनौती। हाल के वर्षों में विश्व की भू राजनीतिक स्थितियों में अप्रत्याशित बदलाव आया है। अब देश अपने हितों के लिए ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। भारत सभी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। यह बात थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि विश्व में जो स्थितियां बन गई हैं उनमें अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश अब परमाणु हथियार के इस्तेमाल के विकल्प पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस दौर में युद्ध के तरीके बदले हैं। लड़ाई साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सूचना और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लड़ी जा रही है या उसकी आशंका बन रही है। भारतीय सेना युद्ध क्षेत्रों में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखकर चल रही है। तो ये GS2 के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आ जाएगा। दुश्मनी के भाव रखने वाला जवाब देने को तैयार, ठीक है। दुश्मनी का भाव रखने वाले को जवाब देने को तैयार है भारत। अमित शाह सहकारी डेटाबेस को आज करेंगे लोकार्पण। तो सहकारी डेटाबेस, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता
सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण एवं इस पर आधारित रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। इसे सहकारिता के आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय संघों और हितधारकों के सौजन्य सहयोग से तैयार किया गया है। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य एवं सहकारी समितियों ने अपने संवाद को महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। समारोह में करीब 1400 प्रतिनिधि इसको कल इसके संबंधित न्यूज आएगी, जो डेटाबेस इसका लोकार्पण करेंगे तो उसको कल देखा जाएगा। इसके अलावा नेशनल क्रिएटर पुरस्कार जो प्रदान किए जाएंगे वो भी कल देखा जाएगा। मणिपुर यात्रा करने वाला CAPF कर्मियों के लिए विमान सेवा बढ़ावा, कोई मतलब नहीं इसका। भारत को अपने आर्थिक कानूनों में बदलाव की जरूरत, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत को अपने विकास दरों की जरूरतों को देखते हुए आर्थिक कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह लेने के लिए बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए गुरुवार को यह बात कही। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के कार्यक्रम में वैष्णव ने कहा कि देश भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के साथ ही आपराधिक न्यायालय में बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी। ठीक है। इसके अलावा वायुसेना के C-17 विमान ने 22 टन प्लेटफॉर्म को किया एयर ड्रॉप, मतलब का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के 75% घरों में पहुंचा नल से जल कनेक्शन। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 75% घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उन्होंने इस एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए लक्ष्य की दिशा में प्रयास करने के लिए सभी राज्यों को बधाई दी। इसके अलावा आज महिला दिवस है और नारी शक्ति, तो उसी के संबंध में महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। तो महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने चलाई हैं, तो उसको हम देखते हैं एक बार। महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा पहली से 33% आरक्षण दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आबादी को जिन प्रमुख 4 जातियों में बांटा, उनमें महिलाओं की एक जाति की संज्ञा देते हुए प्राथमिकता में रखा है। शौचालय बनवाए हैं, है ना। शौचालय बनवाने के निर्णय को महिलाओं के मान सम्मान से जोड़ते हुए इज्जत घर नाम दिया गया है शौचालय को। उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर देकर उन्हें धुएं और उससे जनित बीमारियों से लाभ को राहत दिलाई। जल संकट से जूझते क्षेत्रों में महिलाओं को दूर से भरकर पानी न लाना पड़े, इसलिए हर घर जल नल पहुंचाने की योजना शुरू की। PM आवास योजना शुरू की। ठीक है। तहत बनने वाले घरों में 60% से अधिक घरों का मालिकाना हक महिलाओं को देकर उन्हें सशक्त बनाया। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदन योजना शुरू की, जिससे बच्चों के जन्म लेने पर महिलाओं को 6,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाएं से उन्हें सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए गए। तो कुछ ये योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई गई हैं। इनको आप जैसे GS1 में UP PCS में लगभग जो इंडियन सोसाइटी है उसमें वुमेन्स संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इन योजनाओं को उसमें लिख सकते हैं, जिससे आपके आंसर आपका रीच होगा। तो इसके अलावा बाकी तो ये चुनाव से संबंधित न्यूज हैं, इन 2-3 पेजेस में कुछ छोड़ते हैं। इसके अलावा संदेश खाली की न्यूज लगातार चर्चा में है, आप लोगों ने देखा ही होगा पहले। कई हमलों का मास्टरमाइंड कासम आतंकी घोषित। क्या फतवा कसाब को शहीद साबित करने की कोशिश। आवारा कुत्तों पर
की तुलना आवारा कुत्ते की तुलना में इंसान को मिली प्राथमिकता, केरल हाई कोर्ट ने कहा है। तो आवारा कुत्ते इस समय बहुत ही समस्या होती जा रही है इनसे, और जैसा कि भूटान ने इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, तो उसी को तहत भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समान नागरिक संहिता के केंद्र में है महिलाएं। तो संबंधों के निर्वहन का साझा भाव, शिव पार्वती, वैश्विक शांति के लिए भारत का ठोस प्रयास। तो इसको कुछ देखते हैं इसमें। WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वैश्विक शांति के लिए भारत का ठोस प्रयास। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में हाल ही में WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने चीन समर्थित प्रस्तावित विकास के लिए निवेश सुविधा समझौतों के रूप में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के प्रयास को मात दी। कहा जा सकता है कि इस कदम से भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय प्राप्त की है जिससे भारत स्वयं को एवं विश्व के कई अन्य देशों को चीन के आर्थिक चंगुल में आने से बचा सकता है। लिहाजा वैश्विक शांति की दिशा में भारत का प्रयास सार्थक होता दिख रहा है। WTO के 13वें इन्होंने डॉक्टर अश्विनी महाजन हैं जो कि प्रोफेसर हैं PGDAV कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे हैं। तो WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस बात पर भारी उत्सुकता देखी कि क्या WTO में एक और प्लूरलिटल समझौता, एक ऐसा समझौता जिसमें WTO के कुछ ही देश शामिल होगा, जिसका नाम IFDA इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, यानी विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता। इस प्रस्तावित समझौते को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है। WTO एक बहुपक्षीय संगठन है। इसके अधिकांश समझौते बहुपक्षीय रहे हैं जिन सभी सदस्य देशों ने मान किए हैं। IFDA या विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। क्या ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समझौता घरेलू नियमों के दायरे को सीमित करता है, IFDA के मामले में यह स्थिति अधिक भयावह थी और निवेश सुविधा के नाम पर सदस्य देशों के संप्रभु अधिकारों की तिलांजलि दिए जाने का प्रावधान था। भारत की चिंता, आमतौर पर समझौते तब मान बनते हैं जब देश का एक समूह एक मान नियमावली पर सहमत होने के लिए इकट्ठा होता है जिसका किसी मामले पर पालन किया जाएगा और एक दूसरे के लिए पारस्परिक लाभ के लिए होता है। हालांकि IFDA की खासियत यह है कि इसके प्रस्ताव को एक देश ने अपने लाभ के लिए आगे बढ़ाया और एक प्रमुख सैन्य व आर्थिक शक्ति चीन द्वारा दबाव डालकर अन्य सदस्यों से आंख मूंद कर हस्ताक्षर करवाए गए। चीन का एकमात्र उद्देश्य IFDA सदस्य देशों को अपने देश में निवेश की सुविधा के लिए मजबूर करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। पिछले एक दशक से चीन विकासशील देशों को स्वयं द्वारा बनाई जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उदार वित्त पोषण का लालच देकर ऋण जाल में धकेलने के लिए एक अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। बेल्ट रोड के आड़ में चीन की ऋण जाल कूटनीति के कारण कई देश कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों को चीन अपनी इस कर्ज जाल में कूटनीति से बर्बाद कर चुका है। प्रस्तावित समझौते से चीन को लूट और अधीनता के लिए नए चारागाह प्राप्त करने में आसानी होती है। IFDA को कैसे रोका गया? चीन सहित कई वैश्विक शक्तियों के इशारे पर IFDA को WTO के दायरे में लाने के लिए WTO सचिवालय की मदद से चीन का यह नापाक प्रयास वास्तव में पूरी तरह से अवैध था। अनुबंध 4 में बहुपक्षीय समझौते के रूप में IFDA को जोड़ने की प्रक्रिया में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले प्रस्तावित IFDA व्यापार समझौते के रूप में योग्य नहीं था।
IFTA में व्यापार से संबंधित कोई ठोस प्रावधान शामिल नहीं है और इसलिए इसे व्यापार समझौते के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सब कानूनी कमजोरियों के आलोक में IFTA को WTO में एकीकृत करने का बहुचर्चित प्रस्ताव अचानक ध्वस्त हो गया। चीन के नेतृत्व वाली इस कोशिश को आगे बढ़ाते समय नियम आधारित WTO स्वयं भी नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। IFTA में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विकासशील देशों को विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सके। इसके अलावा इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने एक संप्रभु या अन्य शब्दों में संप्रभु राष्ट्र के लोगों का विशेषाधिकार है, जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा कमजोर या कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। प्रस्तावित समझौते की विषय वस्तु और संरचना के पीछे भयावह मंसूबे की मंशा प्रतीत होती है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि निवेश सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में वे संप्रभु देशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में IFTA से विनियमित और निगरानी करने के अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है कि डोकलाम के बाद भारत ने उन सभी देशों से जिनकी भारत से साझा सीमा है पर IFTA पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस उपाय से भारत ऐसे देश से निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है जो भारत के साथ युद्ध में है। यदि हम इस समझौते को अनुमति देते हैं तो देश अपने अपने हितों की रक्षा करने की ऐसी किसी भी स्वतंत्रता से वंचित हो जाएंगे। यह देखा जा रहा है कि IFTA पर चीन ने दबाव डाला है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भाग लेने वाले छोटे देशों को मरोड़ कर प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं। आरंभ में IFTA का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के बाद में भारत के साथ अपने संयुक्त बयान से पीछे हटना पड़ा। यह कोई रहस्य नहीं है कि BRI भारत के माध्यम से चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के साथ अपना कुटिल रणजाल कूटनीति को प्रभावी बना रहा है। अपनी रणजाल कूटनीति के माध्यम से चीन BRI में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति छीनने में सक्षम हो गया है और चीन तेजी से वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए वैश्विक शांति के हित में IFTA को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी, जो भारत प्रभावी ढंग से कर सकता था। इससे भारत विश्व में संप्रभुता और शांति की रक्षा करने में सफल हुआ। समुद्री केबल से मजबूत होगी राष्ट्रीय कूटनीति। अदन की खाड़ी में हूथी विद्रोहियों द्वारा उत्पात जारी है। इस लाल सागर में 4 केबल्स को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इससे विश्व के बड़े हिस्से में इंटरनेट सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि केबल को नुकसान कैसे पहुंचा, लेकिन आरोप हूथी विद्रोहियों पर लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समुद्री फ्लोर केबलिंग बड़ा भू राजनीतिक खेल है, जिसमें भारत भी बड़ा खिलाड़ी है। फिर भी यह सवाल अपनी जगह है कि क्या हूथी विद्रोहियों के पास समुद्र की गहराइयों में उतरकर केबल्स को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। वस्तुतः लाल सागर विश्व की अति व्यस्त समुद्री मार्ग है। इस सागर की सतह पर 14 केबल्स बिछे हुए हैं, जिससे अफ्रीका व एशिया के बीच यह ग्लोबल इन्फो सुपर हाईवे बन गया है। अंडर सी केबल्स या सबमरीन केबल्स बुनियादी तौर पर समुद्रों के तल पर बिछे कंडक्टर होते हैं। लाल सागर में जो 14 अंडर सी केबल हैं, वे यूरोप व एशिया के बीच का 90% नेट ट्रैफिक कैरी करते हैं। आजकल सभी केबल्स फाइबर ऑप्टिक होते हैं, इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि जब लाल सागर के 4 केबल्स को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हांगकांग स्थित HGC ग्लोबल कम्युनिकेशन का कहना है कि 4 केबल्स के नुकसान पहुंचाने से एशिया व यूरोप के बीच 25% डाटा ट्रैफिक दुष्प्रभावित हुआ, जिसे अन्य केबल्स के जरिए रीरूट किया गया, जिससे ट्रांसमिशन की स्पीड कम हो गई। बहरहाल सवाल यह है कि वास्तव में क्या हुआ और नुकसान किस हद तक। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अंडर सी केबल
कि इस भू राजनीतिक खेल में भारत एक भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन नेटवर्क हमेशा ही भू राजनीतिक से संबंधित होते हैं। केबल डेटा कैरी करते हैं और डेटा का कमर्शियल व स्ट्रेटजिक महत्व होता है। इसलिए युद्ध के समय में अपने दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क काट देना वरीयता रहती। पहले व दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों देशों ने एक दूसरे के अंडर सी केबल निरंतर काटे थे। जर्मनी के यू बोट्स को तो विशेष रूप से दुश्मन की कम्युनिकेशन लिंक काटने का काम सौंपा गया था। बावजूद इसके कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ग्लोबल डेटा ट्रैफिक अपने शुरुआती दौर में ही था। आजकल तो दांव पर बहुत अधिक है, क्योंकि अंडर सी केबल के जरिए कैरी होने वाला डेटा अति विशाल है। किसी देश का ग्लोबल नेटवर्क से काट देना उसे रणनीतिक रूप से अपंग बना देना होता है। हाल के वर्षों में अनेक केबल की बिग टेक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट व मेटा ने फंड किया है। भारतीय एयरटेल व रिलायंस जियो ने भी सहयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय केबल में निवेश किया है। इन कंपनियों का व्यापार इंटरनेट ट्रैफिक पर आधारित है, इसलिए इन्हें वहाँ तो पैसा लगाना ही होगा जहाँ से मोटा मुनाफा आता है। भू राजनीति में अमेरिका बनाम चीन को कैसे अनदेखा किया जा सकता है। अगर डेटा नया तेल है तो सुपर पावर्स के लिए उस पर नियंत्रण का प्रयास स्वाभाविक है। जितने केबल आपके व आपके मित्र देशों के नियंत्रण में हैं, उतने डेटा फ्लो पर आपका प्रभाव है। चीन के तकनीकी कंपनियों जैसे हुआई पर अमेरिकी प्रतिबंध का एक कारण यह भी था कि वस्तुतः वाशिंगटन की वे टेक कंपनियां पसंद नहीं हैं जो अंडर सी केबल को नियंत्रित करने के लिए बीजिंग से आदेश लेती हैं। सबमरीन केबल अब पुराने व्यापार मार्गों पर बिछे हुए हैं और इसलिए भारत के पश्चिमी प्रशांत और फारस की खाड़ी के लिए अहम समुद्री चौराहा है। इसलिए नई दिल्ली को अंडर सी केबल्स पर अधिक निवेश करना चाहिए ताकि भारत इस खेल में मुख्य खिलाड़ी बन सके और चीन व अमेरिका उस पर निर्भर होने के मजबूर रहे। इसके अलावा ये हम लोगों ने GS2 के जो तहत IR से संबंधित ये आर्टिकल था, इसको हम लोगों ने कवर किया, जिस कैसे समुद्री केबल महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो अभी WTO में जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, वहाँ IFTA के तहत जो चीन विश्व को साधना चाहता है और उसमें भारत की जो भूमिका है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं ने जीवन बीमा खरीदने में पुरुषों को पीछे छोड़ा है। तो अभी कुछ रिपोर्ट आई है, 79% कामकाजी महिलाओं के पास जीवन बीमा पॉलिसी या बदलाव उनमें वित्तीय तैयारियों जिम्मेदारियों को दर्शाता है। महिलाओं के स्टार्टअप ने जुटाए $23 अरब। MSME ने ज़्यादा महिलाओं को काम पर रखा। ठीक है, 25 लाख से अधिक, देखिए अब 25 लाख रुपए से अधिक कवरेज वाली हेल्थ पॉलिसी को खरीदने वाली महिलाओं की संख्या चालू वित्त वर्ष में 24%। तो अभी देखिए महिलाओं को जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए से अभी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई थी उसमें महिलाओं के खातों की संख्या अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। तो महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा परिणाम है। और आजकल देखिए 79% कामकाजी जीवन बीमा पॉलिसी है। तो बार्कलेज ने यहाँ पे कोई एक रिपोर्ट निकाली है। उसके अनुसार अगले 5 वर्षों तक भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। और इसके अलावा ये बार्कलेज ने बताया है कि करीब 8% की वृद्धि दर के लिए भारत को जो GDP के 32.3% तक की बचत दर लानी होगी। ठीक है, और अभी भारत की जो बचत दर है वो GDP का 30.2% है। इसके अलावा आज ये बार्कलेज ने करीब निकाली है जो रिपोर्ट, और कल हम लोगों ने कल के न्यूज़पेपर में देखा था कि क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उसने निकाली थी, तो उसमें भारत की GDP दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया था। और ये देखिए मूडीज़ की जो है ये भी रेटिंग एजेंसी है,
और ये इसने भी 2023-24 के लिए पहले भारत की जो जीडीपी अनुमान लगाया था वो 6.6% लगाया था, से बढ़ाकर 8% कर दिया है। ये 8% इसने कर दिया है कि 8% की दर से भारत की वो बढ़ रहेगी। तो इसमें ये आप अपने GS3 जो पेपर होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई बार्कलेज के अनुसार अगले 5 वर्षों तक भारत चीन से आगे ही रहेगा 2028 तक। और इसके अलावा मूडीज ने भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 8% आकी है। क्रिसिल ने 6.8% आकी है। और तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, बताया गया है। बिजली सेक्टर में 17 लाख करोड़ का निवेश होगा। IIT कानपुर के प्रोफेसर झा से ये चलिए कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में गहराया पानी का संकट, ठीक है, बेंगलुरु में पानी का संकट। अब देखिए समस्याएं पानी की शुरू हो जाएंगी बेंगलुरु में या महाराष्ट्र में। उधर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए SOP है या नहीं, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कुछ दिन न्यूज में था कि झारखंड में स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई और वहाँ के हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया कि कोई क्या व्यवस्था है आपकी वहाँ पे जो पर्यटक विदेशी आते हैं उनके लिए। पर्यटकों के लिए रामनगर में खोला गया 11वां पर्यटन हाथी जोन टागर। तो उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को दबाव को कम करने के लिए रामनगर का 11वां पर्यटन जोन कम करेगा, ठीक है। वन विभाग की फोटो जोन के बाद हाथी डगर पर्यटन जोन भी खोल दिया गया है। यहाँ 2 पालियों में 25 जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए लाए जाएंगे, ठीक। तो ये खोला गया है 11वां पर्यटन जोन जो है कार्बेट नेशनल जिम कार्बेट में। भारतीय युद्धपोतों ने अदन की खाड़ी में चालक दल के 21 सदस्यों को बचाया, ठीक है। अदन की खाड़ी आप जान रहे हैं कहाँ पे है। अदन की खाड़ी जो लाल सागर और अरब सागर के बीच में ये अदन की खाड़ी पड़ती है, वहाँ पे जहाँ माँ बाब अल मंडेब जो जल संधि है वो अदन खाड़ी और लाल सागर के बीच में ही पड़ती है। तो वहाँ पे अदन की खाड़ी में भारत के जो आयरन की खाड़ी में हाउती विद्रोहियों की मिसाइल हमले का शिकार बने 12 बडोस के ध्वज लगे एक मालवाहक जहाज के 21 चालक दल सदस्यों को भारतीय युद्धपोत INS कलकत्ता ने बचा लिया है। इनमें एक भारतीय भी है। जहाज पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई। बुधवार को मरने वालों की संख्या 2 बताई गई थी। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हाउती विद्रोहियों द्वारा जहाज पर किए जा रहे हालिया हमलों में नागरिकों की मौत की पहली घटना है जिसको भारतीय INS कोलकाता ने बचाया है, ठीक है। मालदीव ने कहा कि भारतीय कर्मी उसके निर्देशन में काम करेंगे। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है, ठीक है। अभी देखा हम लोगों ने फिनलैंड और अभी स्वीडन इसका जैसा कि हम देखें फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री जो थे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में जो अभी फिनलैंड बन गया है, अभी स्वीडन भी बन गया है उसका नाटो का सदस्य, जो कि ये पहले फिनलैंड रूस का हिस्सा हुआ करता था। 2 विश्व युद्ध में शायद अलग हुआ है रूस से। मेन मुख्य कारण यूक्रेन को भी नाटो में सदस्य बनाना चाह रहे थे, तो इसी कारण यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है। वही समस्या यहाँ पे चल रही है। 32 सदस्य हो चुके हैं नाटो के। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता जारी है और इसके अलावा क्रिकेट की न्यूज़, अश्विन ने अपना 100वां टेस्ट खेला। इसके अलावा जॉनी बैरस्टो ने भी अपना 100वां टेस्ट खेला कल। और बाकी की तो कोई न्यूज़ है नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज के लिए न्यूज़ पे PM 2.5 से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ है महत्वपूर्ण नियम। 2 दशक यानी 2000 से 2019 के बीच का डाटा किया गया है विश्लेषण। सूक्ष्म कण पदार्थ जो PM 2.5 वाली हवा में कुछ घंटे और कुछ दिनों तक सांस लेने के कारण 2000 से 2019 तक हर साल वैश्विक स्तर पर 10 लाख लोग से अधिक लोगों को
असामयिक मौतें हुई हैं। इससे यह भी पाया गया है कि एशिया में वैश्विक मृत्यु दर का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि पूर्वी एशिया का हिस्सा 50% से अधिक है। इसके अलावा यह कुल वैश्विक मौतों में से हर 5 में से 1 से अधिक शहरी क्षेत्रों में पाई गई है। हाल ही में नए शोध में यह तथ्य सामने आए हैं। लेसेंट में यह शोध प्रकाशित हुआ है, ठीक है, कि PM 2.5 से हर साल 10 लाख लोग मौत। मात्र 3 से 5 घंटे की नींद से डायबिटीज का उच्च जोखिम। अगर आप कम नींद ले रहे हैं तो डायबिटीज की समस्या होने वाली है। अभी कल हम लोगों ने देखा कि केरल में एक न्यूज आई थी, मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे केरल में पहली AI टीचर, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली AI टीचर आयरिस लॉन्च हुई। इनका नाम क्या है? आयरिस। गुरुवार को छात्रों के मध्य आयरिस 3 भाषाएं बोल सकती हैं और कठिन प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं। आयरिस, ठीक है, इसका नाम पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। आयरिस क्या है? तो ये AI टीचर है। कहाँ पे लॉन्च हुई? तो केरल में। चलिए फिर इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस पूरा हुआ, और ठीक है फिर, धन्यवाद।